सरकारें ऐसा काम करें जिससे अधर्म का नाश हो, सरकारें ऐसा काम करें जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, सरकारें ऐसा काम करें जिससे विश्व का कल्याण हो। इन 4 वाक्यों में ध्यान रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा मानना है वो है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। तो अधर्म को खत्म किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, और धर्म की स्थापना ही सरकार की ड्यूटी है, धर्म की स्थापना ही सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, धर्म की स्थापना ही न्यायपालिका की ड्यूटी है, कार्यपालिका की ड्यूटी है और विधायिका की ड्यूटी है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां, इसका मतलब, और सारे जज, केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 15 कोर्ट है, कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, जितने भी जज बैठेंगे वो 2 जज की बेंच हो, 3 जज की बेंच हो, 5 जज की बेंच हो, कुर्सी पे लिखा रहेगा यतो धर्मस्ततो। कुर्सी पे भी लिखा हुआ है, कोर्ट में सामने भी लिखा हुआ है, जो लोग कभी सुप्रीम कोर्ट गए होंगे उनको पता होगा, सामने भी लिखा हुआ है, जिससे जज साहब जब फैसला दे तो सामने दिखता रहे यतो धर्मस्ततो जय, कि धर्म की जय होनी चाहिए। हाई कोर्ट में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और संविधान के शेड्यूल 3 में हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद, विधायक, मंत्री शपथ लेते हैं। मोटा मोटा इन 5 की शपथ एक है, यानी प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सांसद, फिर इधर मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक सब एक शपथ लेते हैं कि मैं इस संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। शेड्यूल 3 में ओथ है, बाद में आप लोग गूगल कर लेना। मैं इस संविधान के इथोस के अनुसार कार्य करूंगा, मैं इस संविधान में जितनी बातें लिखी हैं आगे की सभी नीतियां वैसे ही बनाऊंगा। आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दुर्भाग्यवश जो संविधान की शपथ ले रहे हैं उसी में बहुत सारे लोग मक्कारी कर रहे हैं, अपने शपथ के साथ मक्कारी कर रहे हैं। और यह शपथ कितनी महत्वपूर्ण है इसको समझिए। सांसद अपने लोकसभा से जीत भी जाए तो भी वो सांसद नहीं कहलाएगा जब तक इस शपथ को नहीं लेगा। एक व्यक्ति अपने विधानसभा से जीत भी गया लेकिन तब तक वो विधायक नहीं कहलाएगा जब तक वो शपथ नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम किसी को जज बना भी दे वो तब तक जज नहीं कहलाएगा जब तक वो शपथ। इसका मतलब शपथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक व्यक्ति 10 लाख वोटों से भी जीत जाए दत्ता जी, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट नहीं मिलेगा। इस ओथ को समझिए। दुर्भाग्यवश हमने ओथ को एकदम हल्का कर दिया, और जो व्यक्ति अपनी शपथ को नहीं फॉलो कर सकता, अपनी शपथ तोड़ दे, क्या उसको भारत का नागरिक रहने का अधिकार है क्या? जरा जोर से बोलिए। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में सिटीजनशिप को डिफाइन किया जाए। भारत में केवल पैदा होने के आधार पर अगर सिटीजनशिप मिलेगी तो याद रखिए चारागाह बन जाएगा और यहां अराजकता फैल जाएगी जैसी फैल रही है। अमेरिका में अगर आपके रिलेटिव हो, जरा पता करिएगा, 20 साल एकदम जूते घिस जाते हैं, तब जाके ग्रीन कार्ड मिलता है, तब जाके सिटीजनशिप मिलती है। ऐसा ही है, पता कर लीजिएगा। सिंगापुर में 10 से 15 साल लगता है, आपका पूरा कैरेक्टर चेक होता है, आपने कैसे काम किया है, कुछ गलत तो नहीं किया है, कोई कानून तो नहीं तोड़ा है, तब सिटीजनशिप मिलती है। हमारे यहां कोई भी आ रहा है, घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देके घुसते हैं, बंगाल के बॉर्डर पे
कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार बन जाता है। जब आधार बन गया, वो लेखपाल को 2000 रुपए दिया राशन कार्ड। जब 2 डॉक्यूमेंट हुआ, आरटीओ ऑफिस में गए, 3000 रुपए दिया ड्राइविंग लाइसेंस। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक मित्र से मिले, उसको 500 रुपए दिया, बैंक में खाता, जनधन खाता। जब इलेक्शन आया, किसी सांसद विधायक को पकड़े, बोले साहब वोट आप ही को देंगे। बोले वोट दोगे पक्का? बोले हाँ। बोले ठीक है, हम तुम्हारा वोटर आईडी बनवा दे रहे हैं। 10 से 15,000 रुपए में बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आते हैं, भारतीय बन जाते हैं, और उसके बाद फ्री का राशन, फ्री का मकान, फ्री की माइनॉरिटी वाली स्कीम, कम से कम 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए का फायदा ले जाते हैं। और वो 10 लाख आप ही लोगों का है, किसी और का नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो 10 लाख नहीं है, केवल और केवल आप लोगों का है, भारत के टैक्स पेयर का है। समाधान क्या है? समाधान यह है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या करप्शन है। हवाला की फंडिंग हो रही है, बैंक से फंडिंग आ रही है। आप लोग बाद में गूगल करना, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, एक मेरी पीआईएल चल रही है। आरबीआई को या तो पता नहीं है या पता है तो जानबूझ के उसके लोग झूठ बोल रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए बाहर से आ रहा है बैंक के जरिए, न वित्त मंत्रालय को समझ में आ रहा है, न आरबीआई को समझ में आ रहा है। एक सज्जन है, मेरे से बहुत ऑस्ट्रेलिया से पीछे पड़े थे, साहब फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो फोन पे समझाते थे, मुझे समझ नहीं आता कैसी फंडिंग हो रही है। वो कहते थे कि आरबीआई को समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आरबीआई को समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं उनको धन्यवाद दूंगा, नवल किशोर सिंह नाम है। देश के प्रति प्रेम सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हो गए, वहां सब कुछ हो गया है, लेकिन भारत माता से इतना प्यार है, 80,000 रुपए का टिकट कटवा के ऑस्ट्रेलिया से आए, एविडेंस लेके आए, 5-5 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3 बार खातों में डाले। हमने कहा एविडेंस लेके आना, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जानते हैं आप दत्ता साहब, आरटीजीएस के जरिए, एनईएफटी के जरिए विदेशों से फंडिंग आ रही है, जबकि आरटीजीएस और एनईएफटी ये डोमेस्टिक टूल है, ये विदेशी टूल नहीं है। फॉरेन से अगर ट्रांजैक्शन हो तो उस पर आईएमटी लिखा होता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, और 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है। मैं खुद भी दंग रह गया। मैंने पिटीशन फाइल किया, दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया, चीफ जस्टिस साहब बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा सर मुझे भी 6 महीने तक समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनको वो बैंक का स्टेटमेंट दिखाया कि नवल किशोर सिंह ने एक बार पैसा भेजा, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो बाकायदा उन्होंने किसी किसान नेता को ही भेजा और बोला जी इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है, बस इतना एक्स्ट्रा लगेगा, हो जाएगा। वहां से $5,000 आया एक किसान नेता के खाते में और लिखा था आरटीजीएस। तो हमारा जो आरबीआई का सॉफ्टवेयर है वो ये थोड़ी देखता है कौन भेजने वाला, वो सिंपल ये देखता है कोडिंग क्या है। एनईएफटी है, आरटीजीएस है तो उसको डोमेस्टिक मान लेता है, आईएमटी लिखा होता है तो उसको इंटरनेशनल मान लेता है। उस पूरे स्टेटमेंट में न नवल किशोर सिंह का नाम, न उनका पता, न एयूडी लिखा था, एयूडी का मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कुछ लिखा ही नहीं था। सिंपल $5,000 कन्वर्ट करके शायद 35,000 रुपए कितना हुआ था, वो सीधे किसान नेता के खाते में जमा हो गया। अगली बार फिर उन्होंने भेजा, बोले इस बार हमको आरटीजीएस नहीं, हमको एनईएफटी चाहिए। अगली बार एनईएफटी से पैसा आ गया, फिर उन्होंने 5,000 भेजा, बोले इस बार मेरा नाम भी चाहिए, मेरा पता भी चाहिए, और इस पे एयूडी भी लिखा होना चाहिए और आईएमटी भी लिखा होना चाहिए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा होना चाहिए। तो वो भी आ गया। भारत को खोखला करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से और यूरोप से और अमेरिका से फंडिंग आ रही है। दुश्मन पावरफुल है, जब तक आप उसको भूखा नहीं रखोगे
तब तक उससे युद्ध जीतना मुश्किल है। उदाहरण देता हूं, अभी खली आ जाए यहां पे और आप लोगों को चैलेंज कर दे, हमसे कौन कुश्ती लड़ेगा? है कोई हाथ उठाएगा? है कोई हाथ उठाने वाला? खली को 30 दिन भूखा रखें और फिर खली आके बोले हमसे कोई लड़ेगा, कितने लोग हाथ उठाएंगे? हाथ उठा के दिखाइए। सारे तैयार? भैया दुश्मन को मारने के लिए रसद काटनी पड़ती है। दुश्मन को हराना है तो सामने से अटैक भी करो, बैक पीछे से जो उसका सपोर्ट सिस्टम उसको काटो। मैं एक पीआईएल फाइल करता हूं, मेरे खिलाफ 10-10 पीआईएल आती है। कहां से आती है? और बड़े बड़े दिग्गज वकील आते हैं, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, ऐसे लोग आके खड़े होते हैं। मेरी कन्वर्जन वाली पीआईएल में 10 पिटीशन विरोध में आई। एक दिन 10 वकील खड़े हुए, मैंने कैलकुलेट किया तो उन 10 वकीलों की एक दिन के अपीयरेंस 1.5 करोड़ रुपए थे। मतलब कन्वर्जन की पिटीशन मेरी डिसमिस कराने के लिए उनके पास इतना पैसा है कि 10 वकीलों को खड़ा करते हैं और एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हो। साथियों, मेरा कहना यह है, चूंकि टाइम लिमिट है, दत्ता साहब बार बार घड़ी देख रहे हैं, भारत में कल्चरल वॉर है। इस कल्चरल वॉर को खत्म करने के लिए यह सोचना कि हम गांव गोद ले लेंगे, अच्छा है, गांव गोद लेना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जिसका काम वो करे ना, जनता सारा काम क्यों करे? अरे हमने विदेशों से लड़ने के लिए आर्मी बनाई है ना, आर्मी अपना काम कर रही है। हमने नया डेवलप करने के लिए, चंद्रयान डेवलप करने के लिए इसरो बना दिया ना, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। कोविड आया, डॉक्टरों ने अपना काम किया, बना दिया, वैक्सीन बना दिया, सब अपना काम कर रहे हैं। और जहां जहां पैसा खर्च हो रहा है वो सब काम हो रहा है, लेकिन जो काम मुफ्त में हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं होता। कानून मुफ्त में बनाया जा सकता है। मैंने फ्रांस का एग्जांपल इसलिए दिया, उसके पास वो सब कुछ है जो हम आज बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां आग लगी। चीन में न कोई एनजीओ सड़क पर उतरता है, न रोज वहां ऐसा कुछ होता है। कभी आपने सुना कभी सर्दन से जुदा होता हो, कभी आग लगती हो? क्यों? क्योंकि उसने आचार्य चाणक्य और विदुर जी के रास्ते पे चल के सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार कानून बनाया। इसलिए देखिए, चीन में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, न पत्थरबाजी है, न धर्मांतरण है, न घुसपैठ है।